हम लोग का भी कितना लेक्चर हो चुका है केमिस्ट्री में? 3 लेक्चर। तो पहला में तो मैटर के बारे में पढ़े थे, फिर सेकेंड लेक्चर में क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू हुआ है ना, जिसमें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जानते हैं। तो बता सकते हो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? बताओ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे पहले ये बताओ चार्ज क्या होता है, माइनस की प्लस? माइनस। प्रोटॉन पे चार्ज, न्यूट्रॉन पे चार्ज न्यूट्रल। वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन का मास कितना? 9.1 इंटू, वेरी गुड, 10⁻³ किलोग्राम। प्रोटॉन पे मास 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और न्यूट्रॉन पे मास 1.6 इंटू 10⁻27 kg। और बोले थे कि ये दोनों का जो द्रव्यमान होता है, नहीं रे, हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर होता है। ये दोनों का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? हाइड्रोजन के द्रव्यमान के बराबर, यही ना। और बताए थे कि जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का कितना? 18/140। ठीक है। चार्ज क्या बताए थे इलेक्ट्रॉन पे? 1.6, 16 नहीं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन यहां पे क्या लगेगा? माइनस चार्ज लगेगा। और इस पे क्या बताए थे? प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यही था ना, कूलाम क्या है? चार्ज का यूनिट है, यही हुआ है ना। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में समझ गए। और देखो एक क्वेश्चन इसमें बड़ा अच्छा आ सकता है, बोलेगा कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में सबसे भारी कौन है? ठीक है ना। तो अगर बारीकी से देखा जाए तो ये 1.6 केवल लिख दिया है ना, 1.672 होता है और इसका होता है 1.674 होता है। समझ में आ रहा बात? 1.672 इंटू 10⁻⁻27 और 1.674 इंटू 10⁻⁻27। तो बताओ ये तीनों में सबसे भारी कौन है? एन है ना। यानी कि अब ये नहीं कि अब इसको सर याद करना है, कुछ याद नहीं करना है इसको, ठीक है ना। बस ये आएगा कि इनमें से सबसे भारी मौलिक कण कौन है? मौलिक कण ही है ना, फंडामेंटल पार्टिकल ही है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। सबसे भारी कौन है? सबसे भारी न्यूट्रॉन, फिर प्रोटॉन, फिर इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास किसके बराबर? 0 के बराबर। बोले थे ना कि ये इतना छोटा है, किसका मास किसके बराबर? लगभग 0 के बराबर। ठीक है, क्लियर है ना? ये सब बात कर चुके हैं ना। और जिनको भी दिक्कत है वो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं यूट्यूब पे। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते, देखो इसमें एक टॉपिक है एक्सरे। एक्सरे का नाम तो सुना ही होगा। एक्सरे, एक्सरे। तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि सर इसका नाम एक्सरे क्यों रख दिया? अरे कुछ भी नाम रहता है तो एक लगता है ना कोई साइंटिस्ट के नाम पे रहता है, जो साइंटिस्ट खोज करता है अपने नाम पे रखता है ना। जैसे इसका खोज कौन किया था? खोज किया था, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, विल्हेल्म रॉन्टेंज। इसको बस रॉन्ट जेन, हिंदी में जेन बोलते हैं, नहीं गेन बोलते हैं, हिंदी में गेन इसको बोलता है, रॉन्ट गेन। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो जेन पढ़ेंगे, ठीक है, रॉन्ट गेन। इंग्लिश में अगर पढ़ेंगे तो रॉन्ट जेन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरे की खोज किसने किया? रॉन्ट गेन ने, हिंदी में अगर बात करते हैं तो। और ये कौन सा ईस्वी था? बहुत अच्छा लगेगा, 1896 ईस्वी था। अब देखो तुम बात को समझो, सबसे पहला मौलिक कण कब खोज हुआ? 1897 में हुआ ना था। ये था इलेक्ट्रॉन था ना। फिर हुआ था क्या? प्रोटॉन, ये हुआ था 1911 में। इसी के साथ न्यूक्लियस का भी खोज हुआ था, नाभिक, नाभिक का भी। अभी हम नाभिक नहीं पढ़े पर नाभिक का खोज हुआ था। और 1932 में क्या हुआ था? न्यूट्रॉन।
हम बता रहे थे कि देखो जी सीआरटी ट्यूब, तुम लोग को हम बता रहे कि सीआरटी ट्यूब कैथोड रे ट्यूब से हुआ था इस सबके एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखो जैसे क्या होता है ना, जैसे फिल्म तुम लोग देखता होगा, बॉलीवुड की फिल्म निकलता है, तो मान लो कि अगर देशभक्ति पे फिल्म सुपरहिट हो गया तो लगातार 3-4 को फिल्म आओ देशभक्ति पे निकल जाएगा। अरे यही ना होता है। मान लो कि भगवान पर फिल्म सुपरहिट हो गया तो 2-3 को फिल्म आओ भगवान पे निकल जाएगा। यही ना होता है। तो उस समय प्रचलन था, उस प्रचलन क्या था उस समय कि हम लोग जानते हैं कि गैस से होके इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास कर सकता है। अगर गैस होके इलेक्ट्रिक करंट पास करता तो हम लोग को तार का क्या जरूरत था, हैं? चुपचाप कहीं पे भी करंट का जनरेशन होता, मेरे घर पे पहुंच जाता बिना तार का। अरे यही ना होता, लेकिन हम लोग को वायर से ना करंट घर पे पहुंचता है। तो उस समय बहुत एक्सपेरिमेंट चल रहा था, बहुत जोरों पर था। एक कांच की ट्यूब कांच का ट्यूब हुआ करता था जिसको हम वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। वैक्यूम ट्यूब कहने का मतलब है कि उसके अंदर गैस वैस नहीं है। वैक्यूम का मतलब क्या, खाली, एकदम खाली। तो मतलब कि थोड़ा बहुत कांच का ट्यूब, कांच के ट्यूब में थोड़ा बहुत गैस का पार्टिकल रहता था, बहुत थोड़ा बहुत, एकदम नगण्य के बराबर। और उसमें देखो एक टर्म है दाब, प्रेशर, थोड़ा सा समझ रहा है तो समझ ही जाओ। दाब तुमको बोलेगा कि प्रेशर क्या होता है भाई, तो प्रेशर क्या होता है, अगर मान लो कि बैलून है, बैलून में हवा ज़्यादा है और एक बैलून में हवा कम है, तो किसमें ज़्यादा प्रेशर लगेगा? जिसमें ज़्यादा रहेगा उसी में ना प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यानी कि गैस ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा, गैस कम रहेगा तो प्रेशर कम लगेगा। सिंपल सी बात है। अब मान लो कि ट्यूब है, ग्लास का ट्यूब है, मान लो कि ग्लास का ट्यूब है, ठीक है, ग्लास का एक परख नली है, ट्यूब है, इसमें मान लो कि गैस बहुत कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा? कम लगेगा। प्रेशर कम लगा और यहाँ पे जो वोल्टेज है बहुत ज़्यादा दे दिया। वोल्टेज समझते हो ना, विभव वोल्टेज होता है ना, जो हम लोग घर में बोलते हैं कि वोल्टेज कम हो गया, बढ़ गया, वोल्टेज बहुत ज़्यादा दे दिया। ये एक्सपेरिमेंट एकदम जोरों पर था और ऐसा हो भी गया कि अगर हम ऐसा सेटअप बनाएंगे ना कि प्रेशर एकदम कम, हम लोग का वातावरण का प्रेशर पता कितना, 1 एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है ना। हम लोग को चाहिए 10⁻³ एटमॉस्फेयर, मतलब कि दाब एकदम कम और वोल्टेज बहुत ज़्यादा, 10,000 वोल्ट। समझ में आ रहा है? हमनी के घर में कितना वोल्ट आता है? 220 ना। हम क्या बोले कि 10,000 वोल्ट अगर देते हैं, 10,000 वोल्ट, दाब एकदम कम, तो इस हवा से भी इलेक्ट्रिक चार्ज करंट पास होना शुरू हो जाएगा। लेकिन वैसा पॉसिबल है? कितना दम प्रेशर कम कर देंगे या 10,000 वोल्ट दे देंगे? लेकिन वो एक्सपेरिमेंट था, साइंटिस्ट कर रहा था। तो यही एक्सपेरिमेंट चल रहा था, जोरों पर था। विलियम क्रूक्स नाम के आदमी था जो सबसे पहले सीआरटी ट्यूब पर काम करना शुरू किया था, ठीक है ना। मतलब कि वो एक सेटअप बना दिया था जी कि यहीं से शुरुआत हो सकता है किसी भी चीज का। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का जो भी कण का शुरुआत हुआ सब यहीं से शुरुआत हुआ है। अगर ये ट्यूब नहीं होता, विलियम क्रूक्स नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का हम लोग को जानकारी भी नहीं होता। लेकिन उनका नाम कहीं पे भी नहीं आता है। बस एक छोटा सा चीज है कि गैस से भी चार्ज फ्लो कर सकता है। ये सबसे पहले किसने साबित किया? तो विलियम क्रूक्स थे। ये सब आएगा नहीं, बस ये नॉलेज के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, थोड़ा बहुत। तब देखो, अब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो एक किरण किरण निकली और यहां से टकराई और टकराने के बाद बाहर निकल गया किरण, ठीक है। तो देखिए कि अरे ट्यूब से बाहर किसी किरण निकल गया। फिर क्या किया कि यहां पे एक अपारदर्शी कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक ना, ओपेक जो नहीं बोलते हैं, मान लो कुछ भी रख दिया कि आर पार ना जाए। फिर भी लाइट रे यहां से पार हो गया। अब उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आखिर है क्या चीज। मतलब कि पहली बार अपने जीवन में ऐसा देख रहे थे कि लाइट आ रहा है, हम सामने खड़ा हो गए, मेरे सामने से ही पीछे लाइट पार कर गया, ऐसा अभी तक नहीं हुआ था। तो उनकी वाइफ थी, तो वाइफ तो डरते डरते गए, तो बोले कि अपना हाथ रखो, तो वहां पर अपने तो नहीं रख रहे थे, ठीक है, उनको लग रहा है क्या है ये सब, कौन सा रेडिएशन है। तो सबसे पहला बार अपना हाथ रखें, एक फिल्म था ब्लैक कलर का जो तुम एक्सरे पर तुम देखते हो, पूरा उनकी वाइफ का हाथ का फोटो आ गया, अंदर का कंकाल का, हड्डी का, ठीक है। और एक अंगूठी था, अंगूठी का भी आ गया, जैसे कि तुम आजकल एक्सरे में तुम देखते हो। वो पहली बार अनुभव किए 1800, हुआ तो था 1895 में, लेकिन एक होता है ना कि हाँ भाई ठप्पा लग जाता है कि देखो भाई ये एक्सपेरिमेंट 1896 में हो चुका है, मतलब कि सब लोग मान गया। जैसे मान लो कि तुम घर में कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है, तो
केवल तुम ना कर रहा है, उसको दुनिया वालों को बताओगे ना, तो दुनिया वालों को बताओगे, पूरा अप्रूवल हो गया तो वही ना तारीख को तय करेगा। ऐसा थोड़े कि तुम जब से कर रहा उसी समय हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंट हुआ था 1895 में, 1896 में इसका क्या हुआ था, पूरा कहानी हो गया। तो मतलब कि पहली बार लोगों ने समझा कि हम शरीर के अंदर के भी पार्ट को देख सकते हैं, ठीक है ना, ये किरण से, ठीक है ना। तो उनको ये किरण का नाम ही नहीं पता था कि इसको क्या नाम दे। तो जैसे मैथ बनाते हैं, मैथ गणित बनाते हैं, कोई चीज नहीं पता रहता तो हम क्या मानते हैं कि मान लिया कि इसमें एक शामिल है, यही ना करते हैं जी। इसीलिए नहीं कुछ पता था तो इसका नाम हो गया एक्सरे हो गया, ठीक है ना, समझ में आ गया है। तो हमको बस इतना जानना है कि एक्सरे की खोज किसने की, विलियम रोंटेज ने, ठीक है ना। किस ईस्वी में की, 1896 ईस्वी में की। समझ में आ गया, बस इतना छोटा सा बात याद रखना, बाकी तो सब कहानी है, ठीक है ना। है तो ये पॉइंट को आप लिख लीजिए। चलिए अब बात करेंगे हम लोग न्यूक्लियस का। नाभिक, न्यूक्लियस को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे, नाभिक, नाभिक। जितना भी चीज देखो, एक्सरे का जो खोज हुआ था अचानक हो गया था, ऐसा नहीं था कि हम भाई एक्सरे को हमको खोजना है, ऐसा कोई किरण खोजना है जो आदमी के आर पार देख सके, ऐसा कुछ था नहीं। केमिस्ट्री या फिजिक्स में ऐसा बहुत सारा खोज हुआ है। क्या, वही तो एक्सरे ही तो उसका नाम एक दिया गया कि इसका वेवलेंथ बहुत कम होता है। अरे उसी का नाम एक्सरे है, वो जो किरण है ना, जैसे जैसे देखो अल्ट्रा वायलेट रे होता है, इंफ्रारेड रे होता है, तो उसी का नाम एक्सरे रख दिया गया। समझ में आ रहा है बात, जैसे होता ना इंफ्रारेड रे, विजुअल रे, विजुअल रे हम लोग केवल विजुअल रे देखते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस, नाभिक, इसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। पहला क्वेश्चन, खोज रदरफोर्ड। ये बहुत यही एक चीज है ना कि जो सब बच्चा को पता रहता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट हुआ था पता है, तुम लोग को पता होगा, अभी थोड़ा सा भूल गया होगा। तुम लोग क्लास 9 में पढ़ा होगा कि सोने का पतला एक क्या था, फाइल था, उस पे अल्फा रे का बम्बार्डमेंट किया गया था। सोने की पतली फाइल को क्या बोलेंगे, फाइल ही लिख दें। जैसे एल्युमिनियम फाइल तुम लोग नहीं देखते हो, अरे एल्युमिनियम फाइल पे कोई रोटी वोटी नहीं लपटा है कहीं गया है तो, वही ना बोले फाइल। सोने की पतली परत जो रहता है, पतली परत, पतली परत पर अल्फा किरण, अल्फा किरण क्या बोल रहे हैं जी, हीलियम 2+। जब हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो उस पर 2+ चार्ज हो जाता है। हीलियम 2+ का बम्बार्डिंग किया गया। बम्बार्डिंग मतलब कि उस पर पूरा छोड़ा गया, अल्फा किरण क्या किया गया, छोड़ा गया, बम्बार्डिंग किया गया, किया गया, ठीक है। हुआ क्या था कि मान लो कि ये है एल्युमिनियम का परत, सॉरी सोने का परत है, ठीक है। अल्फा किरण है तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, अल्फा किरण है पॉजिटिव चार्ज है। तो बहुत सारा कम से कम 20,000 रे को छोड़ा गया इसके ऊपर। समझो कि गन कैसे होता है, गन होता है ना, बंदूक उन्दूक चलाते हैं तो उसी तरह रे निकलने वाला भी गन होता है, तो इसमें से अल्फा रे हमें निकालना है। बहुत सारा चीज होता है, तो हम लोग केवल थ्योरेटिकली पढ़ते हैं, वैसे प्रैक्टिकली यहाँ पे संभव है नहीं, ठीक है। उसको करना है तो तुमको इंडिया छोड़ के कहीं विदेश में जाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। तो हमारे देश में बस पढ़ाई की यही एक दिक्कत है कि हम लोग थ्योरेटिकली तो सब चीज़ पढ़ लेते हैं पर उसको प्रैक्टिकली नहीं कर पाते हैं। अगर प्रैक्टिकली ये सब कर पाते, देख पाते, कि हम भी पता करते कि हाँ जी इसमें अंदर में न्यूक्लियस है, हमें भी फील होता, तब ना मज़ा आता। लेकिन हम लोग हर चीज़ में तो वही है। अब जैसे तुम लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं, पॉलिटेक्निक में जाने के लिए, तो उसका जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही तुम लोग को पॉलिटेक्निक में हो जाएगा तो तुम भी खुश। फिर पॉलिटेक्निक में अंदर कॉलेज में भी जाओगे तो इतना ज़्यादा तुमको सेटअप मिलने वाला है नहीं, वहाँ भी टीचर आएगा, पढ़ाएगा, निकलेगा।
फिर उसके बाद तुमको क्या होगा, सरकारी नौकरी का सरकारी वैकेंसी निकलेगा, वहाँ भी इस का कोई ज़रूरत नहीं है, बस केवल किताब पढ़ो, जो भी तुम किताब पढ़ा है रिटन एग्जाम दो, पास करो, फिर जॉब लग जाएगा, बस जिंदगी खत्म। अरे यही ना जिंदगी है, इसके आगे थोड़े कुछ सोचेगा कि हमको दम अल्फा रे देखना है, बीटा रे देखना है, न्यूक्लियस किधर है, जिंदगी खत्म। तो आदमी इसी में खुश है। जब तक किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी तब तक किसी दूसरे चीज की खोज नहीं होगी, ठीक है ना। आवश्यकता ही खोज की जननी होती है? तुम्हें आवश्यकता नहीं है, ऐसी सारा चीज हमको, नौकरी मिल गया, पैसा मिल गया, जिंदगी खत्म हो गया, क्या जरूरत है अल्फा रे बीटा रे का, बस इसी पढ़ लेते हैं, ऐसे हो जाएगा सिलेक्शन। तो देखो अल्फा रे हो जा गया, तब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से ना अल्फा रे निकल रहा है, ठीक है ना, मान लो कि गन है, ठीक है, गन है, कुछ अल्फा रे सीधे निकल गया, बस केवल समझना है, अब रटना उठना नहीं है, ठीक है ना, समझो, कुछ अल्फा रे सीधा निकल गया, कुछ अल्फा रे थोड़ा सा डेविएट कर गया, अपने रास्ते से थोड़ा सा डेविएट कर गया, कुछ सीधा निकल गया, और कुछ बहुत कम अल्फा रे, जैसे माने कि 20,000 फेंके ना, तो उसमें 2-3 गो अल्फा रे था ना, एकदम से गया अपने पाथ पे पीछे लौट आया, गया और लौट आया। तो इसमें से कंक्लूजन निकाला गया कि अरे ऐसा काहे हुआ होगा, अरे जाना था तो सब जल जाता, अरे जाना था तो सब न चल जाता, कुछ लौट के आ रहा है, कुछ जा रहा है, ठीक है। तो ये इससे ये कंक्लूजन निकाला गया कि देखो भाई, अगर लौट के मान लो कि तुम बॉल है, मान लो कि ये खाली रूम है, ठीक है, खाली रूम है, हम बॉल ऐसे फेंके जा रहे हैं, बॉल फेंके जा रहे हैं, तो बॉल सीधा जा रहा है, कुछ थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, एक बार फेंके तो जब सीधा फेंके मेरे पास आ गया, तो इससे तुम क्या समझोगे कि जरूर कुछ ना कुछ रूम में टंगल होगा, अरे टंगा होगा तो ना जी, मारे फिर उससे टकराया होगा, फिर मेरे पास आ गया होगा, नहीं तो नहीं ना आता, सीधे आगे चला जाता। जैसे मान लो कि आगे में दीवार नहीं है, आगे में दीवार नहीं है, मेरे पास बॉल है, अब बॉल को इसे हम फेंक रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो सीधे पार ना कर जाएगा। एक बार क्या हुआ कि अरे फेंके मेरे पास बाउंस हो क्या गया, इसका मतलब तुम क्या समझेगा कि कोई ऐसा तो चीज है ना जो बॉल से भी भारी होगा कि हम फेंके हमारे पास आ गया, अगर बॉल से हल्का होता तो मेरे पास आ जाता, उसको फेंक देता, ठीक है ना। तो इससे पता चल गया कि अरे भाई बीच में ऐसा कुछ चीज और है एटम के अंदर में जो बहुत ही मजबूत है, ठीक है ना। अब ठीक है, ये तो चल गया पता कि कुछ ना कुछ तो है। फिर इसके बाद और जानकारी मिले, ये है पॉजिटिव चार्ज, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, ये अल्फा रे है ना। अब तुम बताओ पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है, विकर्षण, अरे विकर्षण नहीं होता है, बचपन से ना सब पढ़ रहा है, रिपल्सन होता है ना, रिपल्सन। तो इससे यह भी पता चल गया कि देखिए भाई, यहां पे कुछ भी अगर है ना तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, समझ में आ रहा बात, काहे पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर निगेटिव चार्ज होता तो रे जाता तो ऐसे जाता तो ऐसे ना हो जाता, अपनी तरफ अट्रैक्ट न कर लेता, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है नहीं, अपने से दूर फेंक रहा है, अपने से दूर फेंक रहा है, यानी कि कोई चीज है तो यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। तो यही, इसी को हमने क्या बोल दिया, नाभिक बोल दिया, इसी को हमने क्या बोल दिया, नाभिक बोल दिया। अब बोला कि देखो भाई नाभिक है, बहुत ही भारी है, क्योंकि सीधे तो समझो कि हम बॉल फेंक रहे हैं, फेंक के सीधे मेरे पास उल्टा फेंक रहा है, यानी कुछ अगर हल्का चीज रहेगा तो बॉल फेंकेंगे तो बाउंस होकर मेरे पास आ जाएगा, अरे उसको ना फेंक देगा, यानी बहुत ही भारी चीज है। तो फिर पता लगाया गया कि देखो ये जो नाभिक है ना, तो इसमें प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, और न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे नो चार्ज, और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज, प्रोटॉन पे माइनस, P4 पॉजिटिव, P4 पॉजिटिव, N4 निगेटिव, नहीं सॉरी N4 न्यूट्रल, N4 न्यूट्रल, तो पॉजिटिव चार्ज, समझ गया। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, नहीं शुरू से देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या आएगा, अभी जो पढ़े पहला क्वेश्चन ये आएगा कि न्यूक्लियस की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की, कब हुआ था, 1911 में, 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन कि किस किरण का आघात किया गया था सोने की पतली परत पे,
अल्फा रे का किया गया था। या बोलेगा कि अल्फा रे से किस पे आघात किया गया था, सोने की परत पे किया गया था। न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है, प्लस चार्ज होता है। न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है। 5-6 क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। ये सारा क्वेश्चन अभी हम लिखवाते हैं, रुको थोड़ा सा हेडिंग बना लो। नाभिक का व्यास, एक पॉइंट छूट गया था, नाभिक का जो व्यास होगा, नाभिक का व्यास, ये याद कर लेना है, 10 के पावर -15 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो परमाणु का जो व्यास होता है ना, साथ में लिख लेना, परमाणु का त्रिज्या, परमाणु का त्रिज्या 10⁻⁸ सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है बात। ये दोनों पॉइंट को याद रखना है, कभी भी पूछ सकता है। अब तुम बताओ इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है, नाभिक बड़ा है कि परमाणु बड़ा है, परमाणु बड़ा है ना। नाभिक का व्यास है 10 के पावर -15 सेंटीमीटर, अब परमाणु का त्रिज्या है 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके याद कर लेना है, लिख लो इसको। नाभिक हो गया ज्यादा लंबा। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है ना, जनरल जो रिटन एग्जाम से ना, बिल्कुल ही डिफरेंट है। तुम जितना ज्यादा दोस्तों के साथ अपना एजुकेशन सिस्टम को, जो भी तुम पढ़ा शेयर करोगे ना, तो देखो होता क्या है कि तुम एक बार उसको बता रहे हो, तो हो सकता है कि उसको समझ में आए या ना आए हो, तो उस पर डिपेंड करता है वो उस समय उसका कंसंट्रेशन क्या है। अब ऐसा है मान लो कि तुम उसको बता रहा है और सोच रहा है कि अच्छा चलना आज सिंघाड़ा खिला दिए, ये सब दिमाग में सोच रहा है, तो उसको समझ में आएगा नहीं ना। लेकिन तुम तो समझा रहे थे, थोड़े दिमाग में तो ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि तुम बता रहे हो, तो तुम्हारा तो पूरा ध्यान है ना जी कि इसको ये चीज समझा दें, यानी तुम्हारा रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा तुम किसी को बताओगे उतना ज्यादा तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तुम ऐसा भी करो कि बोल दो लड़का को, पकड़ो, ए पकड़ पकड़ आओ तुमको पढ़ाते हैं, बोले कि ना पढ़ेंगे, चलो ना शाम में समोसा खिला देंगे तुमको, बस लेकिन हमरा से तुम पढ़ो। ऐसा भी करो। और जितना ज्यादा दोस्त है तुम्हारे सर्कल में, जितना ज्यादा फ्रेंड है ना, ग्रुप डिस्कशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि तुम लोग आते हो, जैसे 5-10 मिनट भी टाइम मिले ना, अब आपस में ग्रुप डिस्कशन करना शुरू करो। ये सब बहुत आसान चीजें है, थोड़ा सा तुम सिस्टमेटिक ढंग से चलोगे ना, एकदम आसान है। ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, मान लो कि कोई टॉपिक तुमको नहीं आता है, और तुमको ऐसा लगता है कि हमको आता है, वो बोलेगा तो तुमको रिकॉल हो जाएगा ना, तुमको याद हो जाएगा ना। अब ऐसा थोड़े है कि मान लो कि जो चीज तुम आज पढ़ा 4 महीना बाद एग्जाम होगा, और तुम बीच में रिवीजन नहीं किया, अब वही क्वेश्चन में आ गया, तब बताओ अरे तुमको, अरे पढ़े तो थे, क्या आंसर था, पढ़े तो थे, आंसर क्या है, तुमको जानना करिए हम पढ़े इसका आंसर क्या है, होगा ना ऐसा। वही जब ग्रुप डिस्कशन होगा, तो बीच में मान लो कि 2 महीना में कभी एक बार रिकॉल हो गया, तो आंसर बनाना दोगे। तो ग्रुप डिस्कशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। कभी मन में ईगो मत लाना है कि हम उससे बात नहीं करेंगे तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसे नहीं। हाँ, सिलेक्शन होने के बाद तुमको लोग को जो करना है करो, सिलेक्शन से पहले सब आपस में दोस्त रहो, सब आपस से गप करो, बात करो, अब केवल पढ़ाई का चीज, क्योंकि यहाँ से तुम्हारा जिंदगी का पड़ाव शुरू हो जाता है ना। तुम अगर पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल जाते हो तो एकदम तुम भीड़ से निकल जाएगा। मसौरी का जो हालत है, मसौरी का हालत समझ देख ना रहा है जी, हैं, रोड पे जाएगा, गांधी मैदान जाएगा, सब जो अपना करना कर रहा है। तुमको इस सब माहौल से दूर हटना है तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, कोई भी आदमी अगर पैसा कमाता है तो मेहनत करता ही करता है। कोई अगर हीरो भी है ना, एक टेक में कम से कम, मतलब एक सीन में वो 10 बार टेक देता है। तुम एक बार क्वेश्चन बना गया, सर नहीं बनेगा, चलो हटाओ, अरे भाई 10 बार टेक दे रहा है तय एगो सीन कंप्लीट हो रहा है। हाँ, तुम एक के बार में हार मान गया कि अब नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो वैसा नहीं करना है, एकदम जूझ जाओ कि जूझना है, नहीं कैसे होगा, नहीं होने का सवाल ही नहीं है। कोई दोस्त बोलेगा पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहा है, बोला कि ना कुछ नहीं कर रहा है, किसी को नहीं बताना, फैमिली वाला को तो खास करके नहीं बताना, नहीं तो जैसी जैसी परीक्षा आएगा ना बोलेगा का परीक्षा अब तैयारी होते है, और नहीं होगा तो आप बोलेगा, तो बताना नहीं है, किसी को नहीं बताना। हम बस ऐसे जाते हैं, पढ़ने जाते हैं बस।
कोई भी काम करो दम खामोशी से, ठीक है ना। जब रिजल्ट होगा तो सब अपने आप जान जाएगा, तुमको बताने की जरूरत क्या है। और हमेशा देखो, जब कभी भी तुम किसी से बात करते हो ना, सुनो केवल बात को। उल्टा हो जाता है, अभी जो तुम लोग का जो एज है उल्टा है। सामने वाला कुछ बोल रहा है, तू ही बोलेगा, हम नहीं बोलेंगे, ये गलत है ना। उसकी बात को केवल तुम सुनो, और तुमको लगता है ना कि ये मेरे लेवल का है कि नहीं, इसको जवाब दे कि नहीं, लगता है तो दो, नहीं लगता तो मत दो। उसको उसको सोचने दो कि अरे हम जीत गए, बात में हम जीत गए। उसको ऐसा लगता है ना, जी बात करता था, लगने दो, क्या हो जाएगा लगने से। लेकिन एक्चुअल में जीत तुम्हारी है, तुमने अपना एनर्जी बचा लिया। वो बोलने में एनर्जी जाता है ना, ऐसा तो नहीं है। उसको बोलने दो, एनर्जी खत्म रहा। एनर्जी अगर हमें खत्म करना है बोलने में, तो वैसा जगह ना खत्म करेंगे कि जहाँ पे यूज है। मान लो कि हम घर में हैं और दिन भर लाइट जला के छोड़ दें, अरे लाइट तभी ना जलाएंगे कि जब उस एनर्जी का हम यूज करेंगे, पढ़ने के लिए बैठेंगे। समझ रहे हो ना मेरी बोलने के बाद। तुमको बोलना भी तभी है क्योंकि बोलने में खर्च होता है एनर्जी, कि उस एनर्जी का कहीं ना कहीं पे यूज हो जाए। ऐसी बकवास नहीं करना हर जगह किसी के साथ। समझ गया बात को। आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या। देखो परमाणु संख्या का क्या डिफिनेशन है। बोलता है किसी भी एटम में, अब एटम समझेंगे तो समझ ना जाओगे कि परमाणु बोल रहे हैं। किसी एटम या परमाणु के नाभिक में, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी, प्रोटॉन की संख्या होगी, उसी को एटॉमिक नंबर बोलेंगे। एटॉमिक नंबर कहेंगे, ठीक है। अब देखो, मान लो कि हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके नाभिक में एक प्रोटॉन होता है, इसके नाभिक में एक प्रोटॉन, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा जी? एक हो जाएगा। समझ गया बात है? मान लो कि बात करते सोडियम का, तो सोडियम के एक एटम के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है ना। 11 प्रोटॉन होते हैं। तो बोलोगे सर कैसे पता करेंगे? करे याद करना पड़ेगा, 20 तक कम से कम याद करना पड़ेगा। प्रोटॉन 11 होते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 11। तो बात समझ गया ना कि एटॉमिक नंबर कहाँ से आया। तो जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुआ, उसके बाद है ना एटॉमिक नंबर आया। एटॉमिक नंबर कहने का मतलब समझो कि कोई भी एलिमेंट का क्या है, रोल नंबर है, ठीक है ना। ऐसे बोले हाइड्रोजन का रोल नंबर कितना है जी? 1। हीलियम का रोल नंबर 2। लिथियम का रोल नंबर 3। इसका मतलब ऐसे भी समझेंगे कि लिथियम के नाभिक में कितने परमाणु है? 3 गो, ठीक है। अब एक बात और यहीं पे समझ लो, चार्ज सब जो समझ रहे, चार्ज ऐसा बोला गया, शुरू से लोगों को पता था कि जो भी मेरा मैटर है, पदार्थ है, वो क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल का मतलब समझ रहे हो ना? उदासीन है, उदासीन है। तो अगर उदासीन है तो प्रोटॉन अगर है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो चुकी है। अच्छा, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है ना। अगर यहां पे एक प्रोटॉन है तो +1 चार्ज होगा, अरे होगा ना +1 चार्ज। अगर यहां पे 11 प्रोटॉन है तो +11 चार्ज होगा ना। क्लियर है ना बात। सोडियम के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो सोडियम तो न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल कब होगा? जब +11 होगा तो -11 भी ना चाहिए। अरे -11 भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा? कितना इलेक्ट्रॉन होगा? तुम ही लोग बताओ, नंबर बताना है। वो तो चार्ज हो गया ना, कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हमको? टोटल कितना चाहिए? देखो मेरी बात समझो, सोडियम है, 11 प्रोटॉन है, +11 चार्ज हो गया, +11 चार्ज हो गया ना।
इस ये तो ओवरऑल तो न्यूट्रल है ना, उदासीन है ना, यानी टोटल चार्ज जीरो ना, तो अगर यहाँ पे +11 है तो इसी के अंदर -11 भी ना होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, यानी कि यहाँ भी तो 11 इलेक्ट्रॉन होगा तभी ना होगा, 11 इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, तो यहाँ पे टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -11 हो जाएगा ना जी, और टोटल चार्ज कितना हो गया, 0। तो एक चीज समझ में आ गया कि अच्छा, कि अगर कोई भी तत्व या परमाणु उदासीन है, उदासीन के मतलब इसके ऊपर ना ही पॉजिटिव चार्ज है ना ही नेगेटिव चार्ज है, तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और वही क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर कहला जाएगा। बात को समझ में आया कि नहीं? तो एक पॉइंट हम और बोल सकते हैं, फॉर न्यूट्रल एटम, हल्का फुल्का इंग्लिश लिखेंगे, ठीक है ना? हाँ, फॉर न्यूट्रल एटम को क्या लिखें, उदासीन परमाणु के लिए, परमाणु के लिए एटॉमिक नंबर जो होगा, एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या जो होगा, परमाणु, यहां से क्वेश्चन आता है, परमाणु संख्या किसके बराबर होगा, हाँ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। बात को समझ में आया? क्या है, ऐसा होगा, क्लियर है ना बात? तो इसको लिखना ना पड़ेगा। देखो, यानी कि न्यूक्लियस में नाभिक में क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इन सभी को एक साथ पता क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन बोला जाता है, न्यूक्लियॉन। जैसे बोलेगा कि न्यूक्लियॉन में क्या क्या रहता है, तो तुमको पता नहीं कि न्यूक्लियॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है ना, उसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियॉन बोला जाता है, न्यूक्लियॉन, ठीक है, न्यूक्लियॉन। बस ये एक पॉइंट है। अब देखो 1 से 20 तक हम एटॉमिक नंबर लिख देते हैं, वो एकदम सबको याद करना है, ठीक है? जैसे देखो, सबसे पहले क्या आता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। 10 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम। 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। मन होगा तो और थोड़ा सा याद कर लेना, स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इतना ही यूज होता है पूरा 11 12 सब में, इससे ज़्यादा यूज नहीं होता, ठीक है ना? अब पॉलिटेक्निक में 20 तक, पॉलिटेक्निक में 20 तक। मान लीजिए अब देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, तुम इसको ये नहीं बोल सकता सर ये क्यों पूछ दिया, आप तो बोले थे 20 तक। अरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम 1 2 क्वेश्चन दे ही दिया तो क्या कर सकते हो। 30 तक सेफ जोन, 30 तक सेफ जोन, हमको पता है कि 20 तक आएगा, लेकिन नहीं होता कि सर थोड़ा सा और कुछ पढ़ लें, कोई को नहीं लगता कि सर और पढ़ लें, तो 30 तक पढ़ लो। समझ गया ना? इसको लिख लो, सबसे पहले कहाँ से लिखोगे, न्यूक्लियॉन वाले बात को पहले लिख लो, न्यूक्लियॉन वाले बात को लिख लो,